नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय का अपना कम्युनिटी रेडियो नारद 90.4 एफएम जन जन की मंगलवाणी। समय हो चला है हमारे खास कार्यक्रम ज्ञान सागर का। रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक खास मेहमान जिनकी योग्यता, दक्षता, अनुभव और कार्यकुशलता से युवाओं को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आज के हमारे खास मेहमान हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनप्रीत सिंह मन्ना। प्रोफेसर मन्ना जी एक प्रतिष्ठित अकादमिक प्रशासक हैं जो शिक्षा, तकनीकी नवाचार और शोध के क्षेत्र में अपने व्यापक योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में आप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका रेडियो नारद 90.4 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया और आज मैं आपके साथ बैठ के कुछ वार्तालाप कर सकता हूँ। जी सर, हमारे पास में आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जिनको आज हम शांत करना चाहेंगे। सर्दी के मौसम में आप इतना व्यस्ततम समय आप हमारे लिए निकाल कर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व निर्देशक के रूप में भी आपने कार्य किया है। इस दरमियान गुणवत्ता के आधार पर तकनीकी शिक्षा के नियमन और तकनीकी शिक्षा की दिशा को आकार देने और सुधार लागू कराने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? वह जो यात्रा मेरी रही लगभग 4 वर्ष की, 2014 से 2018 की, मेरे जीवन के मैं कह सकता हूँ बहुत ही अमूल्य समय था जो मुझे वहाँ पर व्यतीत करने का जो समय मिला। और सबसे बड़ी बात, जब भी सरकार द्वारा या किसी भी अच्छे व्यक्तित्व द्वारा कोई नई योजना, कोई नई प्रणाली या कोई नीति लेके आते हैं तो चुनौतियाँ उसके साथ चल के आती हैं। चुनौतियाँ ये नहीं होती कि वो नीति में कुछ दुष्टीकरण है, चुनौती ये होती है कि जो हमारा समाज है उसमें हर वर्ग के व्यक्ति होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, अभिभावक भी होते हैं। उनकी मानसिकता अपनी अपनी होती है, उनकी एक सोच बन चुकी होती है जो हम भूतकाल से देखते हुए आ रहे हैं, उससे परिचित होते हैं। तो कुछ भी जब नया करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी मानसिकता उसके लिए एक रोधक का काम करती है जी। अब देखिए, जब कंप्यूटरीकरण हो रहा था देश में तो सबने कहा कि कंप्यूटर आने से हम शायद अपनी सबकी नौकरियां खो देंगे जी, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। और आज वही देश है, जितने भी देश में विश्वविद्यालय या जितने भी संस्थान हैं, अगर कोई दूसरा प्रोग्राम चले ना चले लेकिन कंप्यूटर का प्रोग्राम होना तो वहाँ पे अनिवार्य है जी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई भी आज हम कह सकते हैं कि दाखिले हो रहे हैं वो कंप्यूटर के ही उसमें हो रहे हैं। उसी हिसाब से जब AICTE में हमने शुरू किया कार्यक्रम NSQF को लेके आए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या था ये, तो क्यों ज़रूरत थी? आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो अभी भी अनस्ट्रक्चर्ड है। आप किसी शहर में जाएंगे, आपको नल ठीक करवाना है तो आपके पास कोई ऐसा दूरभाषा नहीं है कि उसको बुलाएंगे और वो एक कहेगा कि ITI का डिप्लोमा वाला हूँ, मैं आपका नल ठीक करने वाला हूँ। आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, आप छोड़िए, इवन घर में आपको ढंग से एक मेड का भी कोई किसी को व्यवसाय नौकरी देनी है तो उसकी स्किल्स। अब सब तो जाके विश्वविद्यालय में डिग्री नहीं करने वाले हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है? 28.2। कितना करना है? 50%, क्योंकि NEP ने हमें ये मापदंड दे दिया, एक हमें टारगेट दे दिया, गोल दे दिया कि आपको 50% तो जी, यानी कि 100 में से 50 विद्यार्थी फिर भी 2035 के बाद वो हायर एजुकेशन में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन 10वीं तो करेंगे। 10वीं के बाद अगर आज मैं कहूँ कि हर शहर में कम से कम 100 ऐसे बच्चे होंगे, उसको बोलेंगे कि बेटा ये स्कूटर है, इसको खोल के ठीक कर दोगे? कर दूंगा अंकल। बेटा इसका कार्बोरेटर का कचरा साफ कर दूंगा अंकल। अरे आप ये छोड़िए अंकल, मैं पूरा स्कूटर खोल के दोबारा बना दूंगा। उधर मैं एक बीटेक के मैकेनिकल के बच्चे को लेके आ रहा हूँ, कहेगा सर मैं पहले मैनुअल पढ़ूंगा, 4 वीडियोस देखूंगा, आपके 10 लेक्चर लगाऊंगा, फिर देखूंगा नट खोलना है कि नहीं खोलना है जी। अंतर आ गया ना? तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत हमने कहा लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक, यानी कि बिना उसको कॉलेज में जाके कन्वेंशनल डिग्री के बिना हम उसको M.Tech के बराबर का दर्जा दे दें कि अगर तूने स्कूटर खोल के पूरा साफ करके बंद कर दिया तो तुझे को डिप्लोमा दे देता हूँ, लेकिन उसने उसके इंजन की भी कुछ परिरूप बना दिए अलग से तो उसको मैं डिग्री लेवल यानी कि 7 लेवल दे सकता हूँ। और ये इंडिया में अब आया, लेकिन विदेशों में तो चल रहा था। तो अब जब ये आया तो लोगों को लगा हमारा बच्चा BA नहीं करेगा, हमारा बच्चा BTech कर, इसको नौकरी कौन देगा? आज देखिए वही NSQF है, वही NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब उनको क्या नौकरियां नहीं मिल रही हैं? क्या वो स्टार्टअप्स नहीं बन के आ रहे हैं कि वो अपनी चीज़ें? तो इस तरह की है। फिर आई प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम,
जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के बाहर आके बाकी सारे जितने हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एक था कि बच्चों के हाथों से पत्थर निकाल के किताब रखने का काम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी, सपना था कि जम्मू कश्मीर में शायद इतने कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रोज़ कभी हड़ताल चलती थी, कभी कुछ चलता था। AICTE ने कहा कि ये भी हम ले लेते हैं अपने ऊपर, कार्यभार लेना है कुछ भी। तो जब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप शुरू की और मुझे बारामूला, मुझे वहाँ कठुआ में, मुझे जम्मू में, मुझे श्रीनगर में जाने का मौका मिला, कितने प्यारे लोग हैं हमारे देश के। वो तो ढूंढ रहे थे कि अब मेरा बच्चा जब यहाँ पे टॉपर है तो क्या वो जाके दिल्ली के हंसराज कॉलेज में पढ़ सकता है, क्या वो स्टैन स्टीफन में जाके पढ़ सकता है। तो जब उन बच्चों को उनकी मेरिट के आधार पर, उनकी इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर जब हमने 2-2 सीट सुरक्षित कर दी, सुपर न्यूमेरी सीट्स बना दी पूरे इंडिया में, 20,000 बच्चे मेरे 3 साल के वहाँ के उस समय में जब मैं कार्यरत था वहाँ पे, 20,000 बच्चे जब पुणे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में पढ़ रहे थे और जब उनको मिलने के लिए वर्कशॉप करता था, वो कहते थे सर जब अगली बार श्रीनगर जाएंगे तो हमारे घर की दावत जरूर खा के आइएगा, क्योंकि वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, लेकिन आप हमारे माता पिता जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आ गए कि अब मैं BDS कर पा रहा हूँ, मैं MBBS कर पा रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग। और उसका पता है आपको, पूरा का पूरा स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर के स्कॉलरशिप फंड से, यानी कि 50,000 रुपया सेमेस्टर की फीस और 1.25 लाख रुपया उसकी ट्यूशन फी। उल्टा बच्चे घर में मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स भेजते थे कि मेरे कुछ पैसे बच गए हैं, इतना खर्च नहीं हो रहे हैं, तो मैं अपने माँ बाप को कुछ सूट लेके जाऊँ, कुछ पिताजी के लिए कुछ घड़ी लेके जाऊँ। तो ये सोच बनी। आज देखिए हम वहाँ पे किस तरह का माहौल बन गया जम्मू कश्मीर है, क्योंकि बच्चे जब यहाँ पर आ गए तो पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, वहाँ पर अगर कोई आ रहे हैं हमारे देश के दूसरे नागरिक तो उनको प्यार दीजिए क्योंकि ये हमें यहाँ पे प्यार दे रहे हैं। तो ये बदलाव है, ये भी एक ऐसी योजना थी। फिर अगला कार्यक्रम, क्योंकि वो मैंने बोला ना 4 साल की अवधि कुछ ऐसी रही कि भगवान ने कई बार कुछ करवाना होता है आपसे, कुछ ऐसे मौके भगवान देते हैं। और अच्छी टीम, सबसे बड़ी बात मुझे इतने अच्छे मेंटर मिले, अनिल डी शास्त्रबुद्धि जी जैसे मुझे अध्यक्ष वहाँ पे मिले, जिन्होंने मुझे बहुत ही वहाँ पे सम्मान भी दिया और मुझे एक पूर्ण रूप पे आज़ादी दी थी कि कुछ भी अच्छा करना है देश के लिए तो आप यहाँ पर निदेशक के रूप में करिए। तो नॉर्थ ईस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की रूपरेखा बन चुकी थी। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या था कि लोग तो तब जाते समय 3 बार सोचते थे कि मुझे अरुणाचल में जाना भी है कि नहीं जाना है, गुवाहाटी में जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच थी। तो उन दिनों ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ LTC का एक स्पेशल प्रावधान दे दिया गया, होम टाउन का। तो लोगों ने थोड़ा सा जाना शुरू किया और वहाँ के 17 डिग्री कॉलेज थे टोटल, गिन के आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 सिस्टर्स, सिर्फ 17। सब कॉलेज को मैंने जाके वहाँ पे ग्रांट दी और मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि ये एक एक पैसा जो भारत सरकार का है, हमारे सबकी टैक्स मनी है, पब्लिक मनी है, वो हम वहाँ पर पूर्ण रूप पे लगवा सके। आप यकीन नहीं करेंगे, नागालैंड के पॉलिटेक्निक पे जब स्मार्ट स्क्रीन लगी ना, तो हमारे देश के अच्छे अच्छे कॉलेज में भी नहीं लगी थी 2015 में। बच्चों ने जाकर उसको छुआ तो वो कह रहे थे कि ये छूने से ही हमारा पूरा पाठ्यक्रम खुल गया। तो वो दंग रह गए कि सर ये क्या लगा दिया आपने हमारे यहाँ पे। तो उनकी वो खुशी देख के ना हमारी आंखें भर आती थी कि ये सब कुछ केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, मैं कहूँगा मोदी जी के निर्देशक के द्वारा हम ये चीज़ें कर पा रहे थे। और नॉर्थ ईस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जितने वहाँ के पॉलिटेक्निक, जितने वहाँ के डिग्री कॉलेज, उन सबको एक कैपेसिटी बिल्डिंग करके वो NAC के लेवल पे आ गए, वो NIRF के लेवल पे आ गए। और आज वहाँ का बच्चा वहाँ पढ़ता है और यकीन करिए हमारे यहाँ के दूसरे प्रदेशों के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं क्योंकि हरियाली है वहाँ पे। जी। आप गुवाहाटी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं दिल्ली के गैस चैम्बर से निकल के मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ। कि मुझे, अगर आपको आज बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ड्राइंग बनाओ, तो वो जो हमारा आसमान का रंग है ना, वो ग्रे कलर भरने लग गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही कलर होता है, क्योंकि जब से पैदा हुआ उन्होंने ग्रे कलर नहीं देखा आसमान में। उनको पता नहीं, बेटा नहीं स्काई कलर नहीं, दिस इज अ स्काई कलर, बेटा ये तो नीला होता है। जब वो गुवाहाटी में जाके देखता तो उसको समझ में आता कि नीला ही होता है आकाश का रंग, मेरा ग्रे हो चुका है यहाँ पे। तो ये भारतवर्ष एक है, अगर एक प्रदेश में प्रदूषण है तो दूसरी जगह पे भी हम अपना व्यवसाय देख सकते हैं, अपना जीवन देख सकते हैं। ऐसे कुछ मुझे मिलते रहे। और अपना इतना व्यस्ततम समय निकाल के हमारे इस रेडियो नारद 90.4 FM में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।